नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं दिनकर नगर प्रोफेसर कॉलोनी में पीएन सिंह के आवास पर हूँ। पीएन सिंह मैकडबल से अधिकारी के रूप में रिटायर किए हुए हैं। आज लेखिका मिथिलेश कुमारी की तीसरी किताब अधूरे अरमान का लोकार्पण सह पुस्तक परिचर्चा हुआ। इस परिचर्चा में जिले के बहुत बड़े साहित्यकार विद्वानों ने भाग लिया और परिचर्चा का पाठ्यक्रम हुआ। परिचर्चा पुस्तक अधूरे अरमान पर चर्चा हुई। इसी बीच हमारे बीच में हैं लेखिका प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी। इनकी 3 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। इनसे बातचीत। सबसे पहले मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार सर, आपको भी बधाई। पुस्तक अधूरे अरमान क्या है? इस पुस्तक क्या सोच आपको आई पुस्तक प्रकाशित करने का? क्या खासियत है इस पुस्तक का? ये किताब का जो शीर्षक है वो एक कहानी से जुड़ी हुई है, और वो कहानी है एक महिला की जो दिखती है कि विवाह या सामाजिक जितने रस्म रिवाज हैं उससे लोगों का मन टूटता जाए, और वो अरमान पालती है कि जैसे रस्म और रिवाज के साथ, पुरानी परंपरा के साथ जो शादी ब्याह होता है तो उसमें किस तरह से बारात दरवाजे आती है, बहुत तरह की बातें होती है जिससे उसके अरमान पलते हैं। लेकिन अब आज के युग में वो देख रही है कि शायद अब शादी के लिए बारात दरवाजे आए और सारी रस्में रिवाज पूरी हो, यह संभव नहीं दिखता है। तो उसे लगता है कि शायद एक पोती की शादी के लिए वो सोचती है, कल्पना करती है, लेकिन वर्तमान में जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसे निराशा होती है कि शायद ही हमारे दरवाजे रामचंद्र आएँ और पोती की रस्म रिवाज के साथ सांस्कृतिक अधूरे अरमान आपका पूरा कब होगा? ऐसी उम्मीद तो नहीं किए हैं सर, कि जिस पर्पस से हमें अधूरे अरमान को हमने पुस्तक में व्यवहार किया है उसके पूरे होने की बात मैं नहीं कह सकती। कहा है कि समय बता रहा है कि शायद जो मेरा सांस्कृतिक रस्म रिवाज है वो अब फिर वापस आएगी, नहीं कह सकते। आज पुस्तकें पहले से ज़्यादा छप रही हैं, प्रकाशित हो रही है। लोग श्रोता जो है पठन पाठन में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं? इसकी क्या वजह है? साहित्य के प्रति लोगों का लगाव कम हो गया है। पुस्तकें छप तो रही है, लिख भी रहे हैं, लेकिन उसे पढ़ने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, या उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि जो पाठकों को जो चाहिए वो आपको मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है आसानी से, और लोगों के आधुनिक जीवन जितना व्यस्त है उसके पास उतना वक्त नहीं है। आज आपके पुस्तक अधूरे अरमान का लोकार्पण हुआ। बहुत सारे विद्वान लोकार्पण परिचर्चा में भाग लिए, पुस्तक परिचर्चा में शामिल हुए, अपनी बात को रखे। कैसा फील किया आप? कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने आप? बहुत खुशी है सर, और बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। आज जिस परिवेश में, जिस पल को मैं जी रही हूँ और देखी, जितना मान सम्मान श्रेय हमको मिला, इसकी हमने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। बहुत बड़ी साहित्यकार लोग ज़रूर हमको कुछ उपाधि दे देते हैं, कुछ सम्मान के रूप में कह देते हैं, लेकिन मैं अंतर मन से अपने को साहित्यकार वृत्ति नहीं मानती। क्योंकि साहित्यकार वो होता है जो कि भरपूर साहित्य में निमज्जित हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन मैंने तो जीवन में इतना समय दिया नहीं साहित्य में, तो मेरा अंतर्मन मेरा कहता है कि मैं अधूरी हूँ। अगली पुस्तक कब आपकी प्रकाशित होगी? क्या इसके बारे में कुछ सोचा है? नहीं, सोचा तो नहीं है सर, का कितना दिन लग जाएगा क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रही और हम उतना स्वस्थ रह सके, शांति में रह सके, तो हम
फिर अगली पुस्तक के लिए पहली पुस्तक कहानी संग्रह के बाद 15 में जो प्रकाशित हुई, उसके बाद मेरी दूसरी कहानी संग्रह देखिए 23 में प्रकाशित हुई। ये समय बहुत बन जाएगा। कहानी संग्रह आपकी पहली पुस्तक है? ना, ये दूसरी संग्रह है। पहली पुस्तक कहानी संग्रह मेरी दर्द न जाने को है, जो ये किताब है। ये अनिल पतंग जी हैं, वरिष्ठ कवि और रंगमंच के कलाकार, पटकथा निर्देशन। अनिल पतंग जी से जानते हैं, अभी पुस्तक का विमोचन हुआ, कैसा लगा आपको? इस पुस्तक की क्या खासियत रही? एक पुस्तक पर तो इतने बड़े बड़े समालोचकों ने समालोचना की और उसमें जो अंतर्निहित जो सामग्रियां हैं उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, तो वो तो बहुत अच्छा लगा। पुस्तक के प्रति है, मैं पढ़ भी चुका हूँ तो काफ़ी अच्छा है। और मिथिलेश जी की रचनाओं से तो मैं पहले भी अवगत रहा हूँ। इनकी रचना जो गीत गंगा है, उसके लिए हमने लोकोत्सव 2017 में अपने लोकोत्सव में इन्हें सम्मानित भी किया। उसकी तस्वीर भी इस किताब के पिछले पृष्ठ पर है। अधूरे अरमान संग्रह में, कहानी संग्रह में कौन सी ऐसी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको पसंद लगी? देखिए, सबसे बड़ी बात पसंद का सवाल है कि इसमें जो कहानियाँ लिखी सब इनका मैंने भोगा हुआ यथार्थ नहीं कहिए, लेकिन देखा हुआ, अनुभव किया हुआ यथार्थ है। और उस अनुभव को जिस ढंग से किया और उसको इन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोया। कहानी के दृष्टिकोण से बहुत सारी समालोचनाएँ आए कि कहानी है कि नहीं है, कि संस्मरण है कि क्या है, वो दूसरी बात है, लेकिन बातें तो आई है। अभी हमारे पास हैं वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर रामरेखा प्रसाद जी हैं। इनसे जानते हैं, साहित्यिक पुस्तकें पहले से ज़्यादा प्रकाशित हो रही है, छप रही है, लोग पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? पठन पाठन में लोगों की रुचि कम क्यों हो रही है? क्या इसका वजह है? पठन पाठन में रुचि कम होने का कारण बहुत सोशल मीडिया का आ जाना है, व्हाट्सएप और फेसबुक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनको रुचि है वो पढ़ते हैं, किताबें खोज कर पढ़ते हैं। कैसी ये अधूरे अरमान आपको कैसी लगी पुस्तक? अधूरे अरमान, ये नाम से ही आप समझते होंगे कि इसमें कुछ दर्द है, कुछ कसक है, सिसकियाँ हैं, है ना। तो ये समाज में जो क्षरण हो रहा है रिश्तों का जो ये डाइल्यूशन हो रहा है। आपने कहा समाज में जो क्षरण हो रहा है, गिरावट हो रहा है, उस पर? हाँ, उसी पर आधारित है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, परिवार टूटते जा रहा है, व्यक्ति का संबंध टूटते जा रहा है। मतलब कि आदमी है मगर आदमियत का एहसास नहीं। ये बुरी बात है और ये बड़ी बात भी है जिसको हम लोगों को सोचना चाहिए। इनकी पत्नी हैं प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी, जिनकी तीसरी किताब का आज लोकार्पण परिचर्चा में जिले के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर राजनीतिक पहुंचे हैं। इनसे बात करना चाह रहा हूं। आज के पुस्तक लोकार्पण प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी जी की हुई। इस पुस्तक में क्या खासियत है? इस पुस्तक को किस रूप से आप देख रहे हैं? खास करके मध्यवर्गीय समाज के लिए ये पुस्तक लिखा गया है, बस हमसे ज़्यादा नहीं। में कहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आज के कार्यक्रम को? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी मैं मिथिलेश जी के बड़े पुत्र से बातचीत करने जा रहा हूँ। प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी की तीसरी पुस्तक अधूरे अरमान का विमोचन हुआ, जिसमें जिले के बहुत सारे विद्वान राजनीतिक दल पहुँचे। इनकी पुस्तक पर जो परिचर्चा हुआ और यहाँ पर इनके पुत्र हैं, जो पुत्र बाहर में, आप विदेश में रहते हैं? हम विदेश में रहते हैं, मेरा छोटा भाई विदेश में। जी, आप जी। मैं भारत सरकार में संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी हूँ। अच्छा, भारत सरकार में संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी है और अभी शिमला में। अच्छा, शिमला में पोस्टेड है। इनसे जानते हैं, ये पुस्तक आपकी माँ की प्रकाशित हुई, कैसा फील कर रहा है? कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मैंने अपने वक्तव्य में जब मैं माँ का परिचय करा रहा था साहित्यकार के तौर पे, तो मैंने बताया कि मेरी माँ ने कितने संघर्षों से अपने सारे घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए और कैसे उनकी पढ़ाई छूट गई थी। उसके 20 साल के बाद फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। उन्होंने MA किया, लेक्चरर हुई
और उसके बाद उन्होंने साहित्य साधना शुरू की। ये उनकी तीसरी पुस्तक है। पहली गीत गंगा थी और दूसरा एक कहानी संग्रह था दर्द न जाने कोई, और ये तीसरा जो है अधूरे अरमान है। इस पुस्तक प्रकाशित होने में आपका क्या योगदान, आपका कंट्रीब्यूशन रहा है? कोई योगदान नहीं रहा, ये सब मेरी माँ का किया हुआ है। और माँ के साथ जो बेगूसराय के साहित्यिक मित्र लोग हैं, संपादक हैं, साहित्य प्रेमी, साहित्य अनुरागी हैं, उनका। साहित्य से आपकी रुचि है? आप तो जॉब में हैं। साहित्य में रुचि है। मैं साहित्य का बहुत अच्छा अध्येता हूँ, हिंदी साहित्य का अध्येता हूँ। मेरी दिलचस्पी रंगमंच में है, व्यंग में है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। इस पुस्तक जो है अधूरे अरमान, आप पुस्तक आपने पढ़ा, अध्ययन किया। इस पुस्तक में ख़ास बात क्या है? कौन सी चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी इस कहानी संग्रह में? इस पुस्तक में क्या है ना, उस कहानियों में एक सहजता है। आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने आस-पास के लोगों को पहचान रहे हैं। ऐसा कोई पात्र आपको नहीं दिखेगा जो समाज से बाहर हो या कुछ अजीब जैसा हो। तो सबसे बड़ी इस पुस्तक की विशेषता ये है कि आप पात्रों के साथ एक तादाद डेवलप कर पाएंगे और आपको लगेगा कि आपके आसपास की घटती हुई कहानी है। जैसे मैंने वक्ताओं से सुना, जो समाज में अभी क्षरण हो रहा है, समाज में गिरावट आ रहा है, उस पर प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी ने फोकस किया। जी, बिकॉज़ साहित्यकार जो होता है समाज का आईना होता है, ठीक है। उसके साहित्य में समाज झलकना चाहिए। दूसरा, साहित्यकार जो अपनी रचना करता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ उसका अपना अनुभव होता है। उसका अपना अनुभव, उसका ऑब्जर्वेशन, वो जो खुद अनुभव करता है, जो आसपास के समाज में वो संवेदनशीलता से महसूस करता है, इन सारी चीज़ों का बराबर उसके न्यूनाधिक रूप के ऊपर फिर वो साहित्य रचता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उस प्रतिबिंबित होती हैं उन रचनाओं में, और वही बात जो है मेरी माँ की इन कहानियों में। पुस्तक विमोचन परिचर्चा में बहुत सारे लोग आए, बहुत से। कैसा फील आपको, कैसा महसूस हो रहा है इस तरह का आयोजन में? कभी आपने भाग लिया? नहीं, पहले कभी इस तरह का आयोजन भाग नहीं लिया, पहली बार है। हम लोग ज़्यादातर प्रवासी हैं, बेगूसराय से बाहर नौकरी करते हैं, ज़्यादा समय बाहर रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दो सौभाग्य की बात है, एक नहीं। पहली सौभाग्य की बात ये है कि मेरा जो ज़िला है, गृह जिला बेगूसराय जो है, यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लोग किताबें लिख रहे हैं, कविताएँ लिख रहे हैं। एक साहित्यिक ऊर्जा है जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। छोटा सा ज़िला है, छोटा सा शहर है, वहाँ पे इतनी गहन साहित्यिक ऊर्जा है, वो हिट करती है। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ विशेष है, एक साहित्यिक ऊर्जा। दूसरा, मेरे जैसे आदमी के यहाँ विद्वान आए, शहर के विद्वान आए, गणमान्य प्रोफेसर, रिटायर्ड शिक्षाविद, साहित्यविद आए, तो हमारे लिए तो बहुत अहोभाग्य की बात है। संस्कृत में एक कहावत है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, तो विद्वान हमारे घर आए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मेरे लिए बहुत खुशी। साहित्यिक पुस्तकें पहले से ज़्यादा प्रकाशित हो रही है, छप रही है, मगर पाठक आज रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं? इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं मास कम्युनिकेशन का छात्र रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एलुमनाई हूँ। तो कुछ सालों पहले जब लिबरलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होना चालू हुआ बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगता था कि साहित्य पढ़ने वाले लोग नहीं रहेंगे, साहित्य को समझने वाले, पढ़ने वाले लोग नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि युवा साहित्यकार जो हिंदी में लिख रहे हैं और जितना स्तरीय लिख रहे हैं और जिस तरह से वो बिक रहा है, ठीक है। अभी देखिए रेत समाधि को बुकर प्राइज़ मिला, बहुत बड़ी बात है हिंदी के लिए। आप हिंदी के जो युवा लेखक हैं उनकी साहित्यिक रचनाओं का जो स्तर देखेंगे वो विश्व के किसी साहित्य से बेहतर है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि कंपेरेबल है, बेहतर है। तो ये चीज़ें जो है भरोसा पैदा करती हैं कि सब कुछ डूबा नहीं है। आप देखिए, मैं उदाहरण दूंगा आपको कि जब रेडियो था और दूरदर्शन आया तो लोगों ने बोला रेडियो ख़त्म हो जाएगा। रेडियो अभी भी है, दूरदर्शन है, कमी आ गई। जब रेडियो और दूरदर्शन आया तो लोग बोला अखबारें बंद हो जाएंगी, अखबार अभी भी है। तो क्या है, विकास के साथ क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो उसके साथ सामंजस्य बिठाती हैं, ठीक है। ख़त्म कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हिंदी और हिंदी साहित्य कभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमारे पास वरिष्ठ कवि पुष्कर जी इस पुस्तक लोकार्पण में शामिल हुए। ये पुस्तक की क्या खासियत है? आज के पुस्तक अधूरे अरमान, प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी की पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ, इस पुस्तक की क्या खासियत है? प्रेमचंद के बाद गवय भाषा का प्रयोग करते हुए ग्रामीण चित्रण की कहानी अब नहीं छपती है। अब साहित्य की स्थिति हास्य, व्यंग और चुटकुला तक की सीमित रह गई है। और जहाँ तक हम समझते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। इन्होंने यथार्थ चित्रण किया है कि शब्द सी है ज़िंदगी तो बेजुमा के जान होंगे,
है सभी खुशी के हम उसी के प्राण होंगे। और साहित्य जब समाज के करीब पहुंचता है तभी एक बदलाव का क्या कहते हैं परिवर्तन की उम्मीद जगती है। इस पुस्तक में ग्रामीण परिवेश को देखकर लिखा गया है। आज जो वर्तमान घटनाएं घट रही है ये पुस्तक में दर्शाया गया है कि हमारी सामाजिक अवस्था में भी बहुत परिवर्तन हो गए। जिस प्रकार से पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, अब परिवार टूट गए, अब मनबंध भी नहीं है, संबंध तो भी एक दिखावा है। माँ बाप बोले निधन हो जाता है, 4 दिन तक पार्थिव शरीर पड़ा रहता है, और बहुत बड़ी पीड़ा को इन्होंने शब्दों में पिरो करके हम लोग जो समाज में क्षरण हो रहा है, गिरावट आ रही है, उस पर यह समाज भी डिजिटल सोसाइटी हो गया है। आपस में प्रेम नहीं है, जो कुछ भी है बनावटी प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। आपस में जो लगाव है, रिश्ते नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे यह ज़रूरी है, ज़िंदगी में कितने रिश्ते हैं यह आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक के साथ यह दर्शाया गया है कि रिश्ते में कितने जीवन होने चाहिए। रिश्ते में हम जीवन को तलाशते हैं, जीवन में रिश्ते को नहीं। यही तो पुस्तक का उद्देश्य है।